हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक बार और एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाने वाला हूं आपको भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान जो है स्थित यहां के रायसेन जिले में। और यह स्थान जो कहलाता है यह कहलाता है रायसेन का किला। जी हां, जो रायसेन जिला है उसका जो रायसेन नगर है उसके बिल्कुल पास पहाड़ियों के ऊपर स्थित है यह रायसेन का किला। विंध्याचल पर्वतमाला का जो भाग है उसके टॉप के ऊपर समुद्र तल से 1400 फुट की ऊंचाई पर। और यह जो किला है यह महत्वपूर्ण किलों में शुमार रहा है। जो मध्य प्रदेश के अंदर जो विभिन्न साम्राज्य थे उनमें यह किला एक महत्वपूर्ण किला हुआ करता था। और इस किले के नामकरण की बात की जाए तो इसका नाम पड़ा है इस किले को बनवाने वाले, इस रायसेन नगर को बसाने वाले महाराजा रायसेन के नाम पर, जो थे एक परमार राजा। तो 1143 के अंदर इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उसके बाद में इसके ऊपर अनेक वंशों के राजाओं ने अधिकार किया था और इसके निर्माण में वृद्धि की थी। और उसके बाद में आज यह किला इस अवस्था में है, टूटा फूटा दिखाई देता है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लेकिन ऐसा होने से भी इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। मैं यहाँ पे आया हूँ आज, मेरे परम मित्र कुलदीप को आपने देखा ही होगा जयगढ़ नारगढ़ वाले ब्लॉग के अंदर। कुलदीप के बचपन के मित्र हैं विनोद भाई, उनके साथ। तो सबसे पहले करवाता हूँ आपकी विनोद भाई से मुलाकात। तो कैसे हैं विनोद भाई? बहुत चंगा हूँ, भला हूँ। भले तो आप हैं ही, चंगे भी है। और बताना चाहूंगा कि विनोद भाई जो हैं बहुत अच्छे गायक हैं, मां सरस्वती की इन पर कृपा है। बहुत अच्छा गाना गाते हैं और खास तौर पे ये हैं किशोर कुमार के फैन। तो शुरुआत के अंदर ही एक छोटा सा नमूना हो जाए विनोद भाई, जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो उसका कोई मुखड़ा गुनगुनाना चाहें। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है, क्या बात है विनोद भाई। मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से ही एक सॉन्ग चुना है आपने। बहुत बढ़िया। तो आज भी हम हमारा वर्ड गेम सेगमेंट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये तो एक छोटा सा नमूना था, मुझे सुनना था इनका गाना, इसलिए मैंने शुरुआत में ही अभी आपको सुना दिया। आगे और गाने भी सुनेंगे, लेकिन पहले आप देखिए हम दोनों यहाँ किले में ऊपर तक कैसे पहुंचे हैं। रायसेन के किले तक पहुंचने के सफर की शुरुआत मैंने की थी विनोद भाई के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर, और इस तरह लगभग 47 किलोमीटर का सफर करके पहुंचा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रायसेन नगर में, जहां शहर की बाहरी सीमा पर पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध रायसेन का किला, जिससे जुड़ा है पारस पत्थर का रहस्य। तो देखिए, ऐसा है ये रायसेन नगर जहां से हम गुजर रहे हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं रायसेन की बाहरी सीमा पर, और वहां दूर पहाड़ी पर आप देख सकते हैं प्राचीन रायसेन दुर्ग। और वहां तक जाने के लिए मुख्य सड़क से हम आ गए हैं इस पतली सड़क पर, जो कुछ किलोमीटर के सफर के बाद हमें पहुंचा देगी वहां जहां से शुरू होगी रायसेन के किले की चढ़ाई। तो लीजिए, आ ही गए हैं हम उस स्थान पर। तो विनोद भाई, अब चढ़नी होगी हमें ये सीढ़ियां, ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, रेडी, फुल जोश में। बिल्कुल। तो ये जो सीढ़ियां हैं इन पे चढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है, अच्छा खासा जोर आता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ के अब हम पहुंचे हैं इस किले के टूटे फूटे द्वार तक। यहाँ भी पहले एक द्वार होता था जो आज नहीं है। वो रहा किले का पहला द्वार। देख सकते हैं आप, इस किले की जो दीवारें हैं ये पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाकर बनाई गई है और कोई मसाले का, चूने का, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए आप, एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है और आगे भी हमें दिखाई दे रही है पर्वतमाला। पहले द्वार से हम जैसे अंदर प्रविष्ट होते हैं तो दिखता है ये नज़ारा। इस किले ने बहुत सारे आक्रमण झेले हैं। 14 बार इस किले पर हमला किया गया था। क्यों किया गया था यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे। और पहले द्वार से अंदर आने पर दिखाई दे रहा है दूसरा द्वार, और उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ
इस रास्ते से। और यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर में बनी हुई ये छतरी। ऐसी छतरियां जो है इस किले में और अन्य किलों में बनाई जाती थी शत्रु पर नजर रखने के लिए, हिफाजत हेतु, सुरक्षा हेतु। ये लीजिए, दूसरा द्वार तो यहाँ पे है, वो जो दिखा था वो तीसरा द्वार था। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर ये बने हुए फूल। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिकों के बैठने की जगह होती थी, जो इस द्वार की हिफाजत किया करते थे, सुरक्षा देते थे। और ख़ास बात यह है कि अभी इसके अंदर हमें कोई भी दरवाजे लगे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आप होल्स देख सकते हैं यहाँ पर, तो शायद इन्हीं से दरवाजे लगाए गए होंगे पहले, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया होगा या नष्ट कर दिया गया होगा। ये देखिए आगे है तीसरा द्वार, जिसे मैं समझा था पहले दूसरा द्वार, क्योंकि यह दूसरा द्वार वहां से दिखाई नहीं दे रहा था। इस किले के अंदर हैं कुल 9 द्वार, जिनमें से कुछ अच्छी अवस्था में हैं, कुछ की अवस्था थोड़ी सी खराब है। और फिलहाल तीसरे द्वार तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये है तीसरा दरवाजा, आप देख सकते हैं। इसके दोनों तरफ ये 2-2 झरोखे बने हुए हैं और इसमें भी दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ भी है सैनिकों के बैठने के स्थान, जहाँ वो निगरानी करते थे। और यहाँ जो है ज़्यादा सैनिक हुआ करते थे, क्योंकि ये स्थान आप देख सकते हैं ऊपर। तीसरे द्वार से थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी सीढ़ियों की, और यहाँ पे आए हैं तो अभी ये थोड़ा ऐसा पाथ बना हुआ है। कुछ सूचना लिखी हुई है सामने बोर्ड पर, तो देख सकते हैं आप, यह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक स्थल है। और इसको हानि पहुंचाएंगे तो आप बड़े घर की सैर करने के लिए पहुंच जाएंगे, यानी कि हो जाएगी आपकी जेल यात्रा। और सामने दिखाई दे रहा है एक गेट। लीजिए, जैसे ही आते हैं तो हमें दिखाई देता है एक ये छोटा सा स्तंभ, जो कहलाता है विजय स्तंभ। किसी जीत को यादगार बनाने के लिए ही इसे बनाया गया होगा। अब वो कौन सी जीत थी यह मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है यह विजय स्तंभ है। इस किले के ऊपर 14 बार आक्रमण किया था बहुत सारे राजाओं ने। उसका कारण ये था कि एक तो यह किला जो है मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता था। मालवा जो है एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, और प्रवेश द्वार ये था, यानी कि एंट्री यहीं से होती थी। तो हर कोई चाहता था इस किले पर अपना अधिकार, सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण किलों में था। तो अलग अलग जो भी शासक हुए थे वो इस पर कब्जा करना चाहते थे। और दूसरी स्टोरी से जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है एक पारस पत्थर की। जी हाँ, पारस पत्थर जो लोहे को छूकर सोने में बदल देता है, उसकी तलाश में, उसे पाने की लालसा में अनेक राजाओं ने इस पर अनेक बार आक्रमण किए, इसको खुदवाया, लेकिन पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं आया। तो क्या था वो राज, वो आगे जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आ गए हैं इस तरफ, तो धोबी महल को देखते हैं। तो विनोद भाई, नाम अनोखा है ना, धोबी महल। हाँ, लगता है यहाँ पर कपड़े धोए जाते होंगे, हाँ इसलिए इसका नाम धोबी महल पड़ गया है। कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हिस्सा है यह कहलाता है धोबी महल, और यहाँ की दीवार आप देख सकते हैं ये टूट गई है और झरोखे बनाए गए हैं बीच बीच में। ये देखिए धोबी महल जो है उसकी छत जो टिकी है इस पत्थर के लेंटर के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। और विनोद भाई भी देख रहे हैं अंदर क्या है। प्रकाश की व्यवस्था है ऊपर से, और नीचे है अंधेरा। कुछ आले बने हुए हैं दीवार में। छत यहां से टूटी हुई है, और सामने भी ऐसे ही एक कमरा है, और उसी में से चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं। हाँ। और इस तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ जो छत है वो टूट चुकी है, ओपन है बिल्कुल। इस तरफ हम आते हैं तो हमें दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ शायद ये कुंड बनाया गया था, क्या था ये नहीं पता, लेकिन ये धोबी महल है तो हो सकता है कपड़ों की धुलाई के लिए ही यह विशेष कुंड बनाया गया हो। यहाँ पर होती हो राजा महाराजाओं के, रानियों के कपड़ों की धुलाई। खास तौर पे यह जो महल है उसी चीज के लिए बनाया गया हो, इसीलिए कहलाता हो धोबी महल। जैसे हम इधर आते हैं तो बीच में दिखाई देता है हमें ये तालाब। ये देखिए सेंटर के अंदर बना हुआ ये तालाब है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर आज भी जल है, देख रहे हैं आप। मेरे पीछे जो आप ये मोतिया ताल देख रहे हैं यह 100 फीट लंबा है और 80 फीट इसकी गहराई है। वहां पे हैं सीढ़ियां
जो इस छतरी तक आती है, और इस छतरी के पास में भी दोनों तरफ सीढ़ियां हैं जिससे इस जल स्तर तक पहुंचा जा सकता है। इसका प्रयोग जो है राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था, ऐसा माना जाता है। इस रायसेन के किले की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से 2 विशेषताएं खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है इस किले के अंदर विद्यमान जल संरक्षण का जो सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता था, बारिश का पानी जो इकट्ठा किया जाता था कुंड के अंदर, जो अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई थी जो दिखाई नहीं देती थी उनके द्वारा, तो वैसा सिस्टम उस जमाने के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। यह किला ऊंचाई के ऊपर स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी की कमी ना हो, इसलिए कुंडों का निर्माण किया गया था। अनेक जो तालाब हैं उनका निर्माण किया गया था। तो 4 तालाब इस किले के अंदर बने थे और अनेक जलकुंड भी इसके अंदर बने थे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं हुई थी। आज भी आके जैसे हमने ये पहला तालाब जो देखा है, इसके अंदर भी हमें जल दिखाई देता है। तो दूसरी विशेषता जो इस किले की है वो यहाँ इस किले के अंदर स्थित एक विशेष साउंड सिस्टम है। आमने सामने बने हुए हैं 2 आले, और एक आले में अगर आप कुछ बोलेंगे, फुसफुसाएंगे, तो दूर जो दूसरा आला है उसमें वो सुनाई देता है। तो जाके देखते हैं क्या हमें वो आला मिलता है और क्या हम ये परीक्षण कर पाते हैं। तो वहां आप किले की दीवार के अंदर देख सकते हैं वो जो छेद बने हुए हैं, वो अंडरग्राउंड नालियां जो हैं वो वहां से जल इस कुंड के अंदर, इस तालाब के अंदर लेके आती थी। इस किले के अंदर जो जलाशय बनाए गए थे उनकी टोटल संख्या है 84, जिनमें 5 बड़े तालाब जो हैं, 5 तालाबों का निर्माण किया गया है, और बाकी छोटे बड़े जो कुंड हैं वो सब इनको मिला के उनकी संख्या हो जाती है 84। तो इसी वजह से यहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं हुई थी। शत्रुओं ने आके घेरा डाला था, किले को चारों तरफ से घेरा था ताकि यहाँ पर पानी खत्म हो जाए, जो रसद है वो ना पहुंच पाए, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाए और समर्पण करना पड़े, लेकिन यहाँ कभी पानी की कमी नहीं हुई थी। रायसेन किले के उत्तरी भाग में भी एक बड़ा तालाब हुआ करता था जिसे कहा जाता था मलंगा ताल। वर्तमान के अंदर यह सूख चुका है, तो लेकिन यह किले के जो बड़े तालाब होते थे उनमें से एक हुआ करता था। इसके अंदर और भी सागर ताल भी है, रानी ताल भी है, और भी बहुत सारे ताल हैं। एक क्या था, डोला डोली ताल जो है वो भी है। तो अब चलते हैं सीधा यहाँ स्थित जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसके अंदर। क्या है इस मंदिर की खास बात वो भी आपको बताता हूँ अंदर जाने के बाद। ये है किले में स्थित शिव मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ है विनोद भाई। ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं भी पहुंचे जाता हूँ वहां पर। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसके मध्य में यहाँ विराजित हैं गणेश भगवान, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं नक्काशी के लिए ये फूलों की आकृतियां हैं। और ये है मंदिर प्रांगण। प्रविष्ट होते ही हमें ये दिखाई देता है। विनोद भाई चेक कर रहे हैं यहाँ क्या है, और ये देखिए ये है शिव मंदिर का प्रांगण। काफी खुला एरिया है ये। तो यह शिव मंदिर कहलाता है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जिसके अंदर अभी मैं विद्यमान हूँ रायसेन के किले के अंदर। और इस शिव मंदिर की भी कहते हैं ना कि कहानी बड़ी दिलचस्प सी है। यह शिव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आने के बाद में बंद कर दिया गया था। तब जो आम नागरिक है वो यहाँ नहीं आ सकते थे। इस बंद शिव मंदिर को खुलवाने की मांग लेकर 1974 के अंदर स्थानीय निवासियों ने आंदोलन किया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि यह शिव मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाए और इसके अंदर जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इसी आंदोलन के फलस्वरूप उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, और उन्होंने बाद में साल में एक दिन इस मंदिर को भक्तों के लिए, आम जन के लिए खोलने का आदेश दे दिया था। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है उस दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और अच्छे से श्रद्धालुगण अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं सोमेश्वर महादेव जी के। तो इस तरीके से आंदोलन करके यहाँ पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जो इस मंदिर को विशेष बनाती है। यह मंदिर टिका हुआ है इस तरीके से, ये जो अनेक पिलर्स हैं इनके ऊपर। और इस किले में मौजूद जो सबसे सही अवस्था के अंदर जो भवन है वो यह सोमेश्वर महादेव मंदिर ही है, देख सकते हैं आप। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वार पे ताला है, लेकिन हम भोले बाबा के सोमेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं बाहर से। जय हो सोमेश्वर महादेव जी की। यहाँ पे एक और शिवलिंग के पास में एक और ये है शिवलिंग ही है शायद। यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं द्वारा जलाए गए दिए और यहाँ अर्पित किए गए पुष्प। जय हो सोमेश्वर महादेव की। सोमेश्वर महादेव मंदिर की छत को आप देख सकते हैं, यह इस तरीके की है। और वहाँ जो आप आले देख रहे हैं उनमें भी नक्काशी की गई है। तो आ गया हूँ मैं यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर का ये जो एक झरोका है, यहाँ पर दूर तक का जो एक
शानदार नज़ारा है, वो भी आप देख सकते हैं। इस छज्जे पर मैं आगे जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से बादल महल। बादल महल के सामने की तरफ राइट हैंड साइड दिशा में जाते हैं तो आता है मदागन तालाब, जो कि इस किले का सबसे बड़ा तालाब बताया जाता है। वो रहा सोमेश्वर महादेव मंदिर का झरोखा, जहाँ से मैंने आपको ये तालाब दिखाया था। ये शायद पेमिया मंदिर का भाग है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं मदागन तालाब का फुल व्यू। तो इस मदागन तालाब का संबंध है पारस पत्थर से। जी हाँ, इस किले से जुड़ा हुआ एक जो रहस्य माना जाता है वो है पारस पत्थर का। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे रायसेन, उनके पास में था पारस पत्थर जो लोहे को भी बना देता था सोना। और कहते हैं कि जब इस किले के ऊपर आक्रमण हुआ था, शत्रु सेना जो थी वो बहुत अधिक थी, तो उस समय जो राजा जी थे उन्होंने अपनी हार को निश्चित मानकर वो जो पारस पत्थर है, कहा जाता है इसी मदागन तालाब के अंदर फेंक दिया था। यहीं पर वो नीचे दब गया था और उसी पारस पत्थर को पाने के लिए कहा जाता है इस किले के ऊपर अनेकों राजाओं ने आक्रमण किए थे। कुल 14 बार तो आक्रमण हुए ही थे इस किले के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, जो शेरशाह सूरी है उसने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था, बहादुर शाह भी आया था, मुगलों ने भी आक्रमण किया था और अनेक जो दूसरे राजपूत राजा थे उन्होंने भी यहाँ पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। और वजह एक मानी जाती है कि पारस पत्थर को पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन वह पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। और आज भी इस किले के अंदर लोग चोरी छिपे तांत्रिकों को लेके आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पारस पत्थर को तलाशने के लिए आते हैं। वैसे तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पर रात में एंट्री बंद है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पारस पत्थर के जो दीवाने हैं, जिन्हें यकीन है कि वो पारस पत्थर इसी किले के अंदर है, वो उसकी तलाश में यहाँ पर आते हैं। लेकिन पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा है। उसका रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ पर अनेकों बार किले के अंदर राजाओं ने आक्रमण करके खुदाई की, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो पारस पत्थर को पाने के लिए आते हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पागल भी हो गए हैं। और इसका कारण वो बताते हैं कि उस पारस पत्थर की रक्षा करता है एक जिद। देखिए ये एक किंवदंती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इस तालाब से जुड़ी हुई, इस किले से जुड़ी हुई एक खास बात थी, इसलिए आपको तो बतानी ही थी। अब आप इसे सच मानते हैं तो सच मानिए, और सिर्फ कहानी मानते हैं तो इसे वैसे एंजॉय कीजिए। अब चलते हैं बादल महल की तरफ। बादल महल की जो बाहरी दीवारें हैं, अब इसमें आज ये इस तरीके से हम जो संरचना देख रहे हैं, क्या ये झरोखे होते थे जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया था, या इसे ऐसे ही बनाया गया था, यह पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा खासा साइज हुआ करता था बादल महल का भी। लीजिए आ गए हम बादल महल के प्रवेश द्वार तक, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं अलंकृत इन पुष्पों को, ये जो फूल हैं इनकी नक्काशी को। और अब होते हैं प्रविष्ट। अंदर आते ही दिखाई देता है बादल महल का ये नज़ारा। अच्छा खासा बीच का ये खाली क्षेत्र है, और इस तरफ का ये जो निर्माण है यह थोड़ी अच्छी अवस्था में है। ये वो जो बीच में लगे हुए पिलर्स हैं मैंने जो आपको बाहर से दिखाए थे, और ये जो हिस्सा है इसमें भी नक्काशी तो अच्छी की गई थी, लेकिन छत वगैरह जो है सब कुछ टूट चुकी है और मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दे रहा है, जो कि खतरे की निशानी है। ऐसे किलों के अंदर जो सबसे कहते हैं ना कि दिक्कत वाली बात होती है वो ये है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी जो होती है वो नहीं लगाई गई होती है। तो आम पर्यटक जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है वह इस किले के बारे में या जो भी स्थान पे वो जाते हैं, जैसे ऐसे स्थानों पर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जान पाता है। थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई है। ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। सुनैना सुनैना दूर आसमानों तुम देखो हो दूर, आसमानों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। सुनैना। क्या बात है विनोद भाई, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। येसुदास जी का ये गाना है।
नजारों को तुम देखो, देखिए हाँ जी, इन नजारों को देखिए। देखिए रायसेन के किले के इन नजारों को। भले ही ये टूट फूट चुके हैं लेकिन फिर भी इसे देखना ही चाहिए। किस तरीके से पिलर बस टिका हुआ ही है, अगर हल्का सा अर्थक्वेक आ जाए तो यह गिर ही जाए। छज्जा भी है वो टूटा हुआ है कई जगह से, देख सकते हैं आप। ये बीच में बना हुआ इसके अंदर का जो तालाब, पानी इसके अंदर नाम मात्र का ही है, सूखा हुआ ही मानिए इसे आप। ये जो महल आप देख रहे हैं, बादल महल से जो जुड़ा हुआ महल है जहां हम आ गए हैं, यह कहलाता है रानी महल और काफी बड़ा है ये। फिलहाल जो ऊपर हम जो देख रहे हैं इसके 3 लेवल दिखाई देते हैं, तीसरा लेवल जो है काफी टूटा हुआ है। तो देखने में ऐसे ये 2 मंजिला लग रहा है लेकिन ये 3 मंजिला ऊपर है। और खास बात ये है कि इसकी 4 मंजिलें जो हैं वो भूमिगत है, यानी कि यह टोटल हुआ करता था 7 मंजिला, जिनमें 3 मंजिलें ऊपर और 4 मंजिलें नीचे। और इसके मध्य में बना हुआ है एक तालाब जिसके अंदर रानियां स्नान किया करती थी, क्योंकि यह उनका महल हुआ करता था। ये देखिए आप, रानी महल जो है उसकी ये अवस्था है। 3 मंजिला यह ऊपर दिखाई देता है और बाकी 4 मंजिलें हैं नीचे। और अब आपको दिखाता हूं मैं यहां से ले जाके इस किले का जौहर स्थल। जी हां, चित्तौड़गढ़ के किले की भांति यहां भी हुए थे जौहर, जिनकी संख्या थी 3। जी हां, 3 रानियों ने अनेक जो रायसेन की जो वीरांगनाएं थी उनके साथ में जौहर किया था जब यहां पर शत्रु ने आक्रमण किया था और लगा था कि अब हार निश्चित है। तो उस समय यहां के जो राजा हैं उन्होंने शाका किया था, यानी कि उस टाइम पे वो केसरिया बाना धारण कर लेते थे और अपनी अंतिम सांस तक शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। और जो रानियां होती थी वो जौहर कर लिया करती थी। तो आइए अब यहां से चल के देखते हैं जौहर स्थली कैसी है। वहां जो आप देख रहे हैं वो बादल महल की टूटी हुई दीवार थी, उस हिस्से से हम चढ़कर आए यहाँ इस रानी महल के अंदर और यहाँ ये तालाब हमने देखा। और अब हम यहाँ से इस तरफ से जा रहे हैं आगे जौहर स्थल की तरफ। ये देखिए, ये छोटा सा रास्ता हमें लेके जाएगा जौहर स्थल की तरफ। और ये इसके जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है यहाँ। ये है यहाँ जौहर स्थल की भूमि। यहीं पर किया था वीरांगनाओं ने, राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर। नीचे नहीं जा सकते हैं, बस कैसा है यह भाग मैं आपको दिखा रहा हूं। जौहर स्थल के पास का ये भाग आज इस अवस्था में है। तो जो 3 रानियां थी जिन्होंने यहाँ जौहर किया था, उनमें पहली रानी जो थी वो थी चंदेरी रानी, जिन्होंने जौहर किया था। और उसके बाद में जब दूसरा जौहर हुआ था तब यहाँ की जो रानी थी दुर्गावती, उन्होंने जौहर किया था। और उसके बाद में जो तीसरी रानी थी जो गौंड रानी रत्नावती या रत्नावली, उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था और 700 वीरांगनाओं के साथ में जौहर किया था। आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में होंगी कि उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा था। शत्रु के सामने हार निश्चित थी, लेकिन अपनी अस्मिता, अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने जौहर किया। तो बहुत सारे कुछ नारीवादी होते हैं, वो जौहर को अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी सबसे ज़्यादा चाहता है अपने प्राणों को, लेकिन प्राणों से भी अधिक अपने मान को जिन्होंने वैल्यू दी, आप उनके इस काम को ऐसे मतलब कहते हैं ना छोटा नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी को अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन मान सम्मान भी कोई चीज होती है और वो उनका अपना निर्णय था, उन पे थोपा नहीं गया था। खास बात ये। जौहर स्थल देख लिया है, अब हम चल के देखते हैं किले के अन्य भागों को। ये देखिए, यहां भी कुछ है लेकिन द्वार पे लगा है ताला। और अब ये संकरा सा रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा ये हम दोनों नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। एकदम खाई है यहाँ, तो डेंजर वाला मामला है यार, डेंजर वाला मामला। अब देख लीजिए, इसका मतलब वो बात सही है कि 4 मंजिलें जो हैं वो नीचे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखो सुरक्षा के लिए जो बनाई गई हैं। इधर कुछ लगाना चाहिए। हाँ जी, अगर आप गलती से पैर आगे बढ़ा दे तो सीधा धै से धड़ाम। चलिए इस तरफ देखते हैं क्या है। इनको कहा जाता है आले। ये जो छोटे से इस तरीके से वस्तुएं रखने के लिए जो संरचना बनाई जाती थी, इन्हें आले कहा जाता है। तो आगे जाने का रिस्क नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं ये छत है और अंडरग्राउंड ही बना हुआ है ये। तो 4 मंजिलें जो है, ये बात
सही है, देख सकते हैं। ये देखिए विनोद भाई, ये जो छत है टूटी हुई है और बिल्कुल बिल्कुल देखो ना। ओहो यार, विनोद भाई बोल रहे हैं डेंजर मामला है, बच के रहने का, और सही बात बोल रहे हैं। ये देखिए, ये भी टूटा फूटा हिस्सा है। चलिए, इससे हम आ गए हैं निकल कर फाइनली। ये दूसरा रास्ता हमें निकाल के ले ही आया। तो जो पीछे ताला लगा हुआ मैंने आपको द्वार दिखाया था, वो जो महल था वो झिंझरी महल कहलाता है। और अब हम आ गए हैं यहाँ इत्रदान महल तक। अब इसी के अंदर है वो स्पेशल साउंड सिस्टम। क्या वो हमें देखने को मिलेगा, या यहाँ भी मिलेगा हमें ताला, हो जाएगा गड़बड़ झाला, ये तो मुझे नहीं पता लाला। तो जाके देखते हैं, और उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ से। आइए आइए आइए, विनोद भाई आगे जा चुके हैं और मैं भी प्रविष्ट हो चुका हूँ इत्रदान महल के अंदर। आ पहुंचे हैं इत्रदान महल के अंदर, जिसे अतरदान महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के साउंड सिस्टम की खास बात यह है कि अगर हम एक आले के अंदर कुछ बोलेंगे, फुसफुसाएंगे, तो जो दूसरी ओर जो आला स्थित है दूसरे एंड पर, वहां पर सुनाई देता है। और इसका नाम इत्रदान महल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो कई आले बनाए गए थे उनमें इत्र जो थे उनको सजा कर रखा जाता था। और खास तौर पर यह जो महल है, यह जो भाग है, यह मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता था राजाओं के द्वारा। तो चलिए पास चल के देखते हैं कैसे हैं वो आले आज जो है ASI के हवाले। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो तोपें हैं ये रखी हुई। तो यहाँ ये जो आप तोपें देख रहे हैं ये ढलवा लोहे से बनी हुई है। जी हाँ, लोहे को पिघलाकर इन तोपों का निर्माण किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शानदार नक्काशी है इसके ऊपर, वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, शत्रु को हराने के लिए इसका प्रयोग तो किया जाता था, साथ ही कला भी दिखाई जाती थी। 2 आलों में से एक आला है यहाँ इस एंड पे बना हुआ, ये देखिए, देख रहे हैं आप। और इस तरफ आप सामने दीवार में देख सकते हैं बहुत सारे जो आले बने हुए। यहाँ पे इत्र जो है उसे रखा जाता था, भांति भांति के इत्र को। और उस तरफ वहाँ उस एंड में भी एक और आला बना हुआ है। तो दोनों दिशाओं में से जब किसी एक आले में कुछ बोला जाता था तो वह इस तरीके से होता था कि छत में से टकराते हुए वह जो ध्वनि है वो वहाँ उस दूसरे आले तक पहुंच जाती थी और हमें सुनाई देती थी। यहाँ पे लगा है ताला, तो हम जाके खुद चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसी तरीके का कुछ जो है नमूना मैंने नाहरगढ़ के किले के अंदर देखा था, जहाँ पे जब मैंने एक तरफ से कुछ बोला था तो दूसरी तरफ पर सुनाई दिया था। मैं और कुलदीप दोनों ही गए थे नाहरगढ़ के किले के अंदर, तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो पानी है वो अंडरग्राउंड बहता हुआ आता था, और इस तरफ हमें दिखाई देती है ऊपर बनी हुई ये नालियाँ, जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस तरीके से वह भूमिगत हो जाता था आगे जाके, और यहाँ आप देख सकते हैं। और इससे यह आगे आ जाता था इस तरीके से बने हुए किले के अंदर, जो 84 कुंड थे उनके अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं जो असामाजिक तत्व है, समाज कंटक हैं, जो देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्होंने क्या हाल किया है। यहाँ पे देखिए, कचरे हेतु इन्हें लगाया गया लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर है एक दरगाह जिसे राजा सिलहादी की समाधि भी कहा जाता है। ये है राजा सिलहादी की समाधि, जिसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। सिलहादी शिलादित्य थे, उनकी समाधि है यहाँ। राजा सिलहादी शिलादित्य की ये जो अभी आपने समाधि देखी है, जिसे बाद में दरगाह का दर्जा दे दिया गया था, ऐसा कहा जाने लगा, इनकी भी कहानी आपको बताता हूँ। 1528 के अंदर जो गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, उसने यहाँ आक्रमण कर दिया था। और यहाँ के उस समय के जो शासक हुआ करते थे, सिलहादी राजा सिलहादी शिलादित्य, उनको मांडू के अंदर कैद कर लिया था। तब इस किले के शासन की बागडोर संभालती है उनकी पत्नी रानी दुर्गावती, और जो राजा सिलहादी शिलादित्य के भाई थे लक्ष्मण सेन। तो उस समय जो राजा सिलहादी हैं वो बहादुर शाह को कहते हैं कि मैं जाके अपने भाई को समझाता हूं ताकि वो तुम्हें ये किला सौंप दे, मुझे वहां जाने दीजिए और मैं अपने भाई और अपनी पत्नी को समझाऊंगा और यह किला आपको
सपुर्द कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की मंत्रणा करने के बहाने वो आ जाते हैं यहाँ किले के अंदर, और बाद में जब अपनी पत्नी के साथ में, वो अपने भाई के साथ में मंत्रणा करते हैं, तो यह निर्णय लिया जाता है कि हमें अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, बल्कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो इस तरीके से जो राजा सिलहादी और जो लक्ष्मण सेन है वो बहादुर शाह की सेना के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो रानी दुर्गावती थी उस समय 700 वीरांगनाओं के साथ में यहां करती है इस किले का दूसरा जौहर। तो ये है यहाँ इस किले के जौहर की कहानी, दूसरे जौहर की कहानी जो थी मुझे आपको सुनानी। और राजा सिलहादी जो थे उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, और बाद में इसे मतलब दर्जा दे दिया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था और सलाउद्दीन उनका नाम पड़ गया था, बट लेकिन मुझे यह बात मेरे दिमाग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गले उतर नहीं रही है। रीज़न कि अगर उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया होता तो फिर वो बहादुर शाह से क्यों लड़ते और क्यों मारे जाते। चलिए अब इत्रदान महल से निकलते हैं और चलते हैं आगे। ये हिस्सा जो है इत्रदान महल का थोड़ा बहुत अच्छी अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अन्य हिस्सों के मुकाबले यह अभी भी बेहतर है। ये देख सकते हैं आप इसकी छत को, ये एक फूल बना हुआ और ततैये जिन्हें राजस्थानी में कहते हैं टांटिए, उसने भी अपना घर बना रखा है। और यहाँ ये इस दीवार में बने हुए 2 आले, टूटे हुए हिस्से हैं उनका यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। पारस पत्थर के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ इस किले से जुड़ी हुई एक और किंवदंती। उसके अनुसार यहाँ पर राज करने वाले एक राजा ने तलवार से काट दिया था अपनी रानी का सिर। क्यों किया था उन्होंने ऐसा, यह भी आपको बताता हूँ। अनेक राजाओं ने इस किले पर राज किया था और उनमें से ही एक था शेर शाह सूरी, जो कि एक भारत में जन्मा हुआ अफगानी पठान था। तो इस शेर शाह सूरी ने इस किले के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए प्रयास किया था और डाल दिया था इस किले के चारों तरफ घेरा। जी हाँ, 4 महीने तक वह इस किले के चारों तरफ घेरा डालकर बैठा रहा था, लेकिन इस किले पर अपना अधिकार करने में सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इस किले के अंदर खाद्य सामग्री भी थी, उसका भी अभाव नहीं हुआ था, और साथ ही जो जल बहुत जरूरी है उसकी भी प्रचुर मात्रा थी। तो 4 महीने के बाद में जब वो असफल रहा इस किले को जीतने के लिए, तब उसने जो तांबे के सिक्के होते हैं उनको गलाकर बनवाई तोपें, और उन तोपों की मदद से वो इस किले पर अधिकार करने में सक्षम हुआ। कहा जाता है उसने इस किले पर अधिकार करने के लिए छल का सहारा लिया था, और इस छल का पता चलने पर यहाँ के गोंड राजा पूरनमल जो उस समय यहाँ पर राज कर रहे थे, उन्होंने मान लिया था कि अब मेरी हार सुनिश्चित है। लेकिन वो इस किले को ऐसे ही नहीं सौंपने वाले थे। वो जाते हैं अपनी पत्नी रत्नावली के पास, और कहा जाता है कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उनसे अनुरोध किया था कि मैं शत्रुओं के हाथ न लगूं, इसलिए आप स्वयं ही मेरा शीश जो है उसे काट दीजिए। तो तब राजा पूर्णमल ने अपनी तलवार से अपनी पत्नी रत्नावली का सिर खुद काट दिया था, ऐसा कहा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस किले से जुड़े हुए जो कहते हैं 3 जौहर, उसके अंदर तीसरा जौहर जो रानी रत्नावली द्वारा किया हुआ बताया जाता है। तो अब राजा पूर्णमल ने सिर काटा था कि नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन लोक प्रचलित बात है उसके अनुसार राजा पूर्णमल जी ने अपनी पत्नी रत्नावली का सिर काट दिया था उनके आग्रह पर। तो आज विनोद भाई साथ में है, इसलिए जो मैं हमेशा किया करता था पहले वर्ड गेम सेगमेंट, बहुत टाइम बाद में आज फिर से करने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको दिया करता था एक शब्द, और उस शब्द वाला जो एक गाना होता है वो होता था आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस गाने की लाइन के अंदर वो शब्द होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए आज जो मैंने वर्ड चुना है, जो शब्द चुना है, वो है प्यार। और इस शब्द वाला गाना जो गाएंगे विनोद भाई मेरे साथ, वो है ये। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। अरे बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया
कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। तो अब क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, बस मैं इतना चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का गाना जिसमें शब्द हो प्यार, वो कमेंट के रूप में मुझ तक जरूर पहुंचाना, भूल न जाना। बड़े चलते हैं इस पथरीले रास्ते पर, चला जाता हूँ हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात है। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, बुनैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवारातों के फसाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आ जाइए। वेरी नाइस विनोद भाई, क्या गाना गाया है, लेकिन भाभी जी के सामने मत गाइएगा वरना आपकी क्लास लग जाएगी, बोलेगी मेरे अलावा किसके तराने गा रहे हैं। विनोद भाई बहुत अच्छा गाते हैं, और इन्होंने बीच में तो मतलब होता ना कि काम में बिजी हो गए, तो काफी सालों तक तो गायकी एक बार इनकी छूट ही गई थी, और उसके बाद में सालों बाद में इन्होंने वापस से गाने का निर्णय लिया है। अभी वापस से अपनी इस कला को कहते हैं ना इन्होंने अपनाया है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इन्हें यही कहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए इस चीज को ना पुर गया है ये। हाँ जी, ये देखिए थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम और व्यू देखने के लिए ऐसे रास्ते से। देखिए यहाँ किले के अंदर खाने पीने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप परिवार के साथ में आते हैं और हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए लेके आते हैं तो आपकी एक अच्छी पिकनिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बहुत शानदार नज़ारा दिखता है और बैठने की अच्छी खासी जगह है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ विनोद भाई जा चुके हैं, ये जो चट्टानें हैं, इस तरफ आप यहाँ बैठ कर अपनी फैमिली के साथ, अपने मित्रगणों के साथ में कर सकते हैं पार्टी, एक पिकनिक बना सकते हैं, और साथ ही देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा मदागन तालाब का। और वहाँ पे है वो देखिए वो किला, इस तरफ सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो इतनी दूरी पर हम आ गए हैं। तो ये था मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का रायसेन किला, जो है भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर। आप यहां आने के लिए आ सकते हैं भोपाल, या फिर आप आ सकते हैं यहां पर विदिशा से भी। आने के लिए आपको सड़क मार्ग है उसका प्रयोग करना होगा। रेल मार्ग से भी अगर आप आना चाहते हैं तो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है आप वहां उतर सकते हैं या विदिशा उतर सकते हैं। अगर आपके पास है समय का अभाव और आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, तो उसके लिए भी आपको आना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वहां का जो राजा भोज हवाई अड्डा है वहां पर आप उतरेंगे प्लेन से, अपने नगर, अपने सिटी, अपने स्थान से, और इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे यहाँ इस किले के अंदर। और किला जो है देख चुके हैं आप किस अवस्था के अंदर है। दिल थोड़ा सा दुखी है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आंखों से इस स्थान को देख लिया है, जो प्राचीन इतिहास का साक्षी है, गवाह है। अनेकों हमलों को झेलने के बाद में भी, तोपों के गोलों को झेलने के बाद में भी जो किला आज भी डटा हुआ है, इसको देखकर मेरा मन प्रसन्न है। अगर आपका मन प्रसन्न है इस व्लॉग को देखकर, अगर हुई है आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इस व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे। अरे भाई साहब, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, बड़े काम की बात। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है, हाँ, इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।